गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज है 9 अगस्त, दिन कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को। पहले तो आपको अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। और शुरू कर लेते हैं थोड़े निफ्टी और सेंसेक्स के अपडेट के साथ। तो निफ्टी और सेंसेक्स कल दोनों ही मार्जिनली फॉल करे हैं, 0.15% का ऑलमोस्ट फॉल आया है दोनों के अंदर। और कल मैंने सॉर्ट ऑफ आपको बताया भी था कि मंडे को मार्केट जो पॉजिटिव रहता है, वो क्योंकि वीकेंड को मार्केट बंद रहता है तो इसलिए कई बार देखने को मिलता है कि मंडे को पॉजिटिव है। बाकी असली पिक्चर हमें ट्यूसडे वेडनेसडे को पता चलता है। तो इस तरीके से हुआ है कुछ यहाँ पर। क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं कल हिंडाल्को के, कोल इंडिया के, अदानी पोर्ट्स के, और टाटा मोटर्स की भी एजीएम हो चुकी है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक आईपीओ आपका 25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। ये आपका एक तो एसबीएफसी का चल रहा था और एक कॉन्कॉर्ड का चल रहा था। एसबीएफसी का मैंने आपको कल बता दिया था, कल एंड हो गया था। और सॉरी, परसों एंड हो गया था, तो मैंने आपको कल बता दिया था। और कॉन्कॉर्ड का आपका कल आईपीओ एंड हो गया था, तो उसकी डिटेल्स दी हुई है यहाँ पर। 25 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ऑलमोस्ट। और रिटेल कैटेगरी के अंदर 4 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। तो शुरू करते हैं पहली न्यूज से। आईटी हार्डवेयर कंपनीज डेफर कर्व्स बाय 9 to 12 मंथ। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये, पहले तो इसमें कोलन है, बीच में कोलन का मतलब होता है ये कोई लोग बोल रहे हैं, आईटी हार्डवेयर कंपनीज बोल रही हैं ऐसा कि ये करना चाहिए, डेफर कर्व्स बाय 9 to 12 मंथ्स। हुआ क्या है, मैंने आपको पहले बैकग्राउंड में बताया ही था कि हमारी गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स, फोन्स, इन सब के ऊपर अगर आपको इम्पोर्ट करना है तो उसके ऊपर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रख दी है। तो पहले गवर्नमेंट ने जब लॉन्च किया था तो सबसे पहले उसी दिन से इफेक्टिवली बोल दिया था कि अभी से ही इफेक्टिव रहेगा, जब उन्होंने लॉन्च किया था। बट उन्होंने एक दिन के बाद ये बोल दिया कि उन्होंने टाइम दे रही है वो इंडस्ट्रीज को, अक्टूबर 31 तक, नवंबर तक टाइम दे रही है कि अपना थोड़ा सेट कर लो और फिर उसके बाद से शुरू होएगा। पर अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कंपनीज हैं उनकी कल मीटिंग हुई। एम ई आई टी वाई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की मिनिस्ट्री आप मेनली बोल सकते हैं। पूरी फुल फॉर्म है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। इंटरनेट की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इन सब चीज़ों की मिनिस्ट्री है। जैसे अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो जैसे डिफेंस की एक अलग मिनिस्ट्री होती है, मतलब डिफेंस, पूरी गवर्नमेंट डिफेंस के लिए काम तो करती नहीं है, एक डिफेंस की अलग मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस की अलग मिनिस्ट्री होती है जिसमें निर्मला सीतारामन है एज अ मिनिस्टर। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के अंदर, इंटरनेट के अंदर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी एक अलग मिनिस्ट्री है, MEITY। इसमें क्या हुआ कि इसमें इन्होंने इनकी मीटिंग हुई कॉरपोरेट्स के साथ, जो कंपनीज हैं, जो ये डेल, एचपी, इन सब वाली कंपनीज के इंडिया वाले एग्जीक्यूटिव्स के साथ इनकी मीटिंग हुई। अब इन्होंने बोला कि इनको कम से कम 9 मंथ्स तक का डिले चाहिए, 9 to 12 मंथ्स का, ताकि इसके अंदर वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप कर सके। अब क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का भी एम यही है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, इसीलिए ये मे बी कंसिडर करें इसको। और मतलब इसके दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि वो गवर्नमेंट अगर इतना इनको टाइम दे देगी तो हो सकता है कुछ कंपनीज एग्जिट ही कर जाए पूरा, और जितने इनका प्रोडक्शन बचा है उनको सेल करके इंडिया से निकल जाए, जो कि काफी अनलाइकली है क्योंकि इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है। तो सेकंड न्यूज में चलते हैं। अदानी ग्रुप वेज स्टेक सेल इन एफएमसीजी जॉइंट वेंचर विद विलमार। अब मैं आपको थोड़ा इसमें बैकग्राउंड देता हूँ, इसमें बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है। अदानी ग्रुप और विलमार, ये दो कंपनीज ने मिलके एक 1:1, 50-50% पार्टनरशिप करके एक जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है। जॉइंट वेंचर का नाम है अदानी विलमर। उसके अंदर आपका ये जैसे फॉर्चून वाला जो ब्रांड है वो आता है, व्हीट फ्लोर, पल्सेस, ये सारा इनका काम है। अब इसमें हुआ क्या कि इसके अंदर आपका अदानी ग्रुप अब ये क्या कर रहा है कि इन जनरल अदानी ग्रुप में ट्रेंड देखने को मिला है कि ये लोग अपना, जो इनके कोर बिजनेस नहीं है, मतलब जो इनका मेन ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, पोर्ट्स वाला बिजनेस है, उसके अलावा सारे बिजनेस से धीरे धीरे एग्जिट लेते जा रहे हैं। जैसे इन्होंने जो सीमेंट वाला इंडस्ट्री का बिजनेस इनका हो गया था अक्वायर करने के बाद, उसको काफी अलग कर दिया है। अभी बेचा नहीं है बट काफी अलग कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो अदानी ग्रुप है वो इस एफएमसीजी जॉइंट वेंचर, एफएमसीजी हो गया क्योंकि ये फॉर्चून, ये राइस ब्रांड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, पल्सेस, व्हीट फ्लोर, ये सब बेचते हैं। तो इसके अंदर अब वो अपना स्टेक बेचने की बात कर रहे हैं। वेज मतलब अभी कंसिडर कर रहे हैं, वेज मतलब होता है कंसिडर करना। जैसे अगर आपने मेरे को अपना कोई ओपिनियन बताया कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं उसके ऊपर वे करता हूँ कि मेरे को वो चीज सही लगती है या नहीं लगती है, मेरे को वो चीज करनी है या नहीं करनी है, फॉलो करनी है या नहीं करनी है।
तो वो वे करना होता है, कंसीडर करना, आप ये लिख भी सकते हैं अपने पास कहीं पे। तो इन्होंने क्या किया, अब ये इसको कंसिडर कर रहे हैं कि अपना स्टेक बेच देंगे विलमार को या फिर किसी और प्राइवेट इन्वेस्टर को, क्योंकि अभी तो ये दोनों ही कंपनी इस वजह के अंदर होल्ड करती है। अदानी ग्रुप की तरफ से कौन सी कंपनी है जो ये होल्ड करती है, तो अदानी की एक अदानी कमोडिटीज एलएलपी नाम की कंपनी उन्होंने सेटअप कर रखी है। कंपनी नहीं, एलएलपी है। एलएलपी मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे आपकी कंपनी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आपका पार्टनरशिप एक अलग होता है, तो पार्टनरशिप के अंदर एक टाइप होता है एलएलपी। ये इसके बारे में कभी बाद में बात कर पाएंगे, थोड़ा डिटेल टॉपिक है। बट हाँ, इसके अंदर जो भी एलएलपी है इनका, इसके अंदर ओनरशिप है पूरी अदानी एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी के साथ। तो वो भी एक अलग से लिस्टेड कंपनी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो काफी मतलब वो इनका मेन सोर्स है पूरे बिजनेस को हैंडल करने का। तो ये अदानी एंटरप्राइजेस आपकी मेन लिस्टेड कंपनी है अलग से। तो ये हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो आगे न्यूज है इसमें है, आई एम एंडेवर टू मेक एल एन टी अ नेशनल एसेट। ये क्या है, ए एम नायक, ये चेयरमैन है एल एन टी ग्रुप के। इनका एक इंटरव्यू लिया है इकोनॉमिक टाइम्स ने, क्योंकि ये अब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उनसे उनकी पोजीशन से नीचे उतर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका इंटरव्यू वगैरह हुआ है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई न्यूज नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये बस स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो एक एंड ऑफ एन एरा सॉर्ट ऑफ इन्होंने करके न्यूज बना दी है इसकी। तो आप चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं, बट न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इसके अंदर कुछ भी। मैंने आपको जितना था उतना यहाँ पे कवर कर लिया। अब इसमें आ जाते हैं। एट 1192 नंबर ऑफ प्लीज फाइल्ड इन एसएटी अप 53% दिस फिस्कल। अब हुआ क्या है कि मैं आपको ये थोड़ा बेसिक बता देता हूँ बस। एट 1192 ये नंबर है, ये छोड़ देते हैं अभी। एसएटी, एसएटी मतलब होता है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल होता है एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट। जैसे अगर आपका क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टाइप के कोर्ट्स होते हैं जिसको क्रिमिनल कोर्ट बोला जाता है। हाउसिंग के अगर कोई भी दिक्कतें होती हैं, जैसे रेंटल वाली दिक्कतें होती हैं, या फिर किसी होम ओनर ने किसी को जो रेंट पे रहता था पर्सन, उसको इवैक्यूएट करने के लिए जानबूझ के बोल दिया, तो ये रेंटल वाली जो भी दिक्कतें होती है हाउसिंग वाली, इसके लिए हाउसिंग कोर्ट अलग होता है। ऐसे ही ट्रिब्यूनल्स अलग होते हैं। ट्रिब्यूनल्स जनरली कॉर्पोरेट मैटर के अंदर होते हैं, जिसमें अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है तो एक अलग ट्रिब्यूनल है। अगर आपकी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, उसके अंदर कुछ केस हो गया, तो वो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो सेबी के साथ भी काफी क्लोज काम करता है, क्योंकि सेबी का भी काम यही है कि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, और इनका भी काम यही है सिक्योरिटीज के केसेस को सुनना। तो ये दोनों काफी सिनर्जी में काम करते हैं, काफी एक दूसरे को रिकमेंडेशन, ये सजेशन साथ में काम करते हैं बेसिकली। तो अब हुआ क्या कि टोटल मिला के इनकी काफी सारी अलग कैटेगरीज की प्ली दी हुई है कि कैसे कैसे टाइप के केसेस आते हैं इनके पास। तो अब कई सारे हैं कि सेटलमेंट एप्लीकेशन जो सेबी ने दे दिया है इनको, इन्वेस्टिगेशन सेबी के अंडर हो रही है, वो सब भी मिला जुला के इन्होंने ये पूरा डेटा कलेक्ट किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इन सब के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो मुझे भी परफेक्टली क्लियर नहीं है, तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये सब में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट ये जिस भी तरीके के केसेस आते हैं इनके पास, इनका नंबर ये लोग बता रहे हैं 1192, वो 53% बढ़ गया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मेन न्यूज में कॉन्टेक्स्ट ये है, मेन न्यूज की बात ये हो रही है कि इनके ऊपर बहुत 53% ज्यादा केसेस आ रहे हैं, डबल से भी ज्यादा हो गए हैं इनके जो पिछले साल केसेस थे। ये मेन न्यूज का कंटेंट है। अगर आप इन सब कैटेगरीज के अंदर डिफरेंस सर्च करना चाहते हो तो बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसका क्लैरिटी नहीं है अभी के लिए। और टाटा मोटर्स का एजीएम हो गया है जो मैंने आपको बताया था, और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि टाटा का डोमेस्टिक बिजनेस, इंडिया का जो बिजनेस है, सॉरी हाँ, टाटा का जो डोमेस्टिक बिजनेस है, मतलब इंडिया वाला जो बिजनेस है इनका, ये जीरो नेट डेट पे पहुंच जाएगा। जीरो नेट डेट मतलब जितना इन्होंने डेट लिया हुआ है वर्सेस जितना दिया हुआ है, तो अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो वो नेट डेट पे पहुंच जाएंगे। इसमें क्या इसी बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट होता है डेट का कैलकुलेशन, और डेट का कितना है डेट कंपनी के अंदर, क्योंकि आप डेट मतलब लोन लिया है, आपने लोन लिया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो तो ये क्या होता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कम करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का इंटरेस्ट रेट है कि इंटरेस्ट उनको 20 रुपए का देना ही है, हर साल देना है, और कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट किया, तब तो कोई बात नहीं, 20 रुपए का प्रॉफिट दे सकते हैं, 20 रुपए का इंटरेस्ट दे सकते हैं। बट अगर कंपनी का प्रॉफिट किसी तरीके से, किसी रीजन की वजह से कम हो गया, 50 रुपीज हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि तब भी आपको 20 ही रुपए देना है। तो इस तरीके से सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी इनकी कम हो जाती है बेसिकली।
कि अगर आप 100 रुपीज में से 20 रुपीज दे रहे हैं तो आपको 20% इंटरेस्ट का कॉस्ट आ रहा है, बट अगर आप 50 में से दे रहे हैं तो आपको 40% आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ये कम हो जाता है जो प्रॉफिटेबिलिटी है इंटरेस्ट के कारण। इसलिए डेट को देखा जाता है कि कितना कंपनी के पास जीरो डेट है या कम डेट है, उस हिसाब से देखा जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि टाटा मोटर्स ने ये बोला कि तो वो डोमेस्टिक बिजनेस में तो पहुंच ही जाएंगे। दूसरी बात जेएलआर, जेएलआर मतलब इनका जो जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस है जो कि यूके में रजिस्टर्ड है, यूके की कंपनी थी वो जो इन्होंने खरीद ली थी, तो यूके में वो कंपनी काम करती है, वो भी इसको फॉलो करेगी, अगले साल तक वो फॉलो कर लेगी। अब आप इसकी डिटेल नीचे पढ़ सकते हैं कि इनका क्या पिछला 1 साल से ये लोग ये क्लेम्स कर रहे हैं कि पहुंच जाएगा। तो पिछले 1 साल में क्या जर्नी रही है इनकी, क्या क्या इन्होंने डेट को रीपे किया है, कैसे कैसे, वो सब इन्होंने बताया हुआ है, बट वो काम की बात नहीं है। आगे देखे तो टाटा मोटर्स ग्रुप की सेल बढ़ गई है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फिगर हो सकती है। 23% से सेल्स बढ़ गई है 13.36 लाख रुपीज। तो ये सब हो गया यहाँ पर। एक मैं आपको कंपनी के डेटा के बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि कंपनी का डेटा क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो इतना सारा डेटा जो में पब्लिश होता है और मतलब एक नॉर्मल पर्सन को इतना याद भी नहीं रहता और यूजफुल भी नहीं होता। तो दो तीन चीजें हैं, एक तो आपका एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन रखता है। एनालिस्ट मतलब जो बड़े बड़े जो हाउसेज होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट हाउसेज होते हैं, उसके अंदर लोग एक्सपेक्टेशन रख के चलते हैं कि अगर इतना मतलब हमें एक्सपेक्टेड है कि टाटा मोटर्स इतना प्रॉफिट करेगा या इतना सेल्स को इंक्रीज करेगा, इसीलिए वो बाय या सेल करते हैं उसको। तो अब उसके हिसाब से वो लोग एक्चुअल फिगर्स को कंपेयर करते हैं कि कितना मीट हुआ कितना नहीं मीट हुआ, अगर मीट नहीं होता है तो वो बेच देते हैं। इसलिए ये सारी डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात कि कोई भी शेयर प्राइस की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, कोई भी कंपनी को अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू ऐसे बोला जाता है कि वो अगले 5 साल या 6 साल के अंदर 7 साल के अंदर कितना कैश फ्लो देने वाली है। कैश फ्लो मतलब होता है टोटल कंपनी के पास कितना कैश होने वाला है, प्रॉफिट नहीं, कैश, कैश की बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है, वैल्यूएशन जिसको बोलते हैं, वैल्यूएशन निकाली जाती है कंपनी की। तो अगर मेरे को कोई ऐसी कंपनी मिल रही है जिसकी मेरे हिसाब से वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपीस होनी चाहिए, बट अभी उसकी वैल्यूएशन 80 करोड़ रुपीस चल रही है, 80 करोड़ रुपीस चल रही है, तो मेरे को पता है कि कंपनी इवेंचुअली इतना प्रॉफिट दिखाएगी मार्केट को और लोग खरीदेंगे, तो इतना प्रॉफिट इंक्रीज करके वैल्यूएशन शेयर प्राइस बढ़ जाएगा और वैल्यूएशन 100 करोड़ पे पहुंच जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी इन्वेस्ट कर दूंगा और मेरे को किस सब चीज से फर्क पड़ेगा, ऐसी न्यूज से मेरे को फर्क पड़ेगा कि क्या कंपनी का नेट डेट जीरो होता है या नहीं होता है, क्योंकि फिर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कैश बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये चीजें देखी जाती हैं। तो मतलब आपको अगर कई बार लगता हो ये सारी चीजें पॉइंटलेस हैं, तो ये सब नहीं होता है। फोरकास्ट बनाने में इन सब चीजों में ये बहुत काम आता है। तो टेस्लास का तनेजा, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। टेस्ला के चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर थे वैभव तनेजा, जो 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया था, जो मार्च 2019 में चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर बन गए थे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनको कल सीएफओ बना दिया गया है टेस्ला का। तो ये हो गया यहाँ पर। अब क्योंकि टेस्ला इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का प्लान एंटर करना चाहता है उसके अंदर, तो इसीलिए मेनली ये मूव देखने को मिला है हमें। बट अदरवाइज भी ये मतलब कंपनी के चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर तो थे ही। तो इनका ये इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि ये सीए हैं, आर्टिकलशिप इन्होंने पीडब्ल्यूसी से की, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। ये सब आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत बेसिक न्यूज है ये वाली, ये लास्ट न्यूज ही होगी। टेक ले ऑफ्स ईज बट कंपनीज गो स्लो फॉर हायरिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनीज ने अपना, टेक कंपनीज जो है स्पेशली, उन्होंने ले ऑफ तो कम कर दिया। ले ऑफ मतलब निकालना एम्प्लॉयज को, वो तो थोड़ा कम कर दिया है, बट मतलब वो तो खत्म कर दिया है। बट हायरिंग पे अभी स्लो जा रहे हैं, क्योंकि टेक कंपनीज को ये देखा जाता है जनरली वो बहुत ज्यादा हायर करते हैं। तो पर फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी के लिए वो एटलीस्ट हायर नहीं कर पा रहे इतना। तो यही है यहाँ पर। एक और न्यूज शायद मैंने को कवर करना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं इनको भी। इंडाइसिस फॉल अहेड ऑफ आरबीआई पॉलिसी रिव्यू। तो आरबीआई का अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई के पास, क्योंकि एक सेंट्रल बैंक है, तो उसको वो रिव्यू करने वाले हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने या घटाने वाले हैं। इसकी वजह से इंडाइसिस कल फॉल कर गए, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये 0.15% का फॉल है ऑलमोस्ट। तो वो इसलिए हो रहा है बेसिकली, ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसका। बैंक्स रिजेक्ट प्रपोजल बाय कॉर्पोरेट्स टू क्लब फ्रॉड अकाउंट्स बाय एंड विलफॉल डिफॉल्ट। तो अब यहाँ पर है कि अब मैं आपको थोड़ा इसको और बैकग्राउंड देता हूँ। कॉर्पोरेट्स मतलब क्या है कि जो आपका एक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंदर जो बहुत सारे इंडिया की बड़ी कंपनीज हैं उनके मेंबर्स आते हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो ऐसी मिनिस्ट्री में बिलोंग करते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आरबीआई को, बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव हो गए आरबीआई,
तो इस तरीके से चैम्बर ने अपना आरबीआई को सजेशन दिया है कि आप जो लोन की क्वालिफिकेशन कराते हैं, लोन मतलब जो बैड लोन हो जाते हैं, एनपीए हो जाते हैं, वो दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। अभी हमने कल भी इससे रिलेटेड देखा था। तो वो मेनली जो एनपीए की वजह से होता है कि लोन अपना रीपे नहीं कर पा रहा बंदा, जो भी सिस्टम में लोन लिया था, तो वो आपका विलफुल डिफॉल्टर बोला जाता है। बट अगर किसी ने फ्रॉड ही कर दिया, किसी ने खुद को कुछ फ्रॉड कर दिया, मतलब कुछ कुछ एसेट्स को परचेज कर लिया जो कि ऐसे नहीं थे कि परचेजेबल थे, और वो ऐसा हो गया या इंडियो यूके चला गया, मतलब फ्रॉड करके यूके चला गया, तो ये सब चीजें अगर देखें तो वो फ्रॉड अकाउंट हो गया। तो अभी हमारा जो आरबीआई है वो सारी चीजों की डेफिनेशन देता है। तो वो फ्रॉड अकाउंट को अलग रखता है विलफुल डिफॉल्टर्स से, और टोटल एनपीए की कैलकुलेशन के अंदर केवल विलफुल डिफॉल्टर्स को लिया जाता है। तो काफी बार बैंक्स को ये क्वेश्चन देख सॉल्व करना पड़ता है, लोगों को आंसर करना पड़ता है इसके बारे में कि आपने किसी अकाउंट को फ्रॉड में क्यों रखा है या फिर किसी अकाउंट को विलफुल डिफॉल्टर में क्यों रखा है। तो अब क्या हुआ कि चैम्बर ने इनको सजेशन दिया कि दोनों को मिला दो, दोनों को सेम कर दो, क्लब कर दो। बट इन्होंने ये चीज मना कर दिया। कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है मेरे पर्सपेक्टिव से। आपको ये समझ में आ गया होगा कि आरबीआई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें अलग होती हैं। चैम्बर या कॉर्पोरेट्स, मतलब हमारे कंपनीज ने बोला, आप मेनली मान सकते हैं, कंपनीज ने ये बोला कि आपको इतना झंझट करना ही क्यों है, आप इन दोनों को क्लब कर दो। बट इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसके अंदर क्या हुआ है कि अब इनका जो कल हमने न्यूज देखी थी वो भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ कि विलफुल डिफॉल्टर के अंदर एक सिनेरियो होगा कि अगर आप विलफुल डिफॉल्टर को किसी को क्लासिफाई कर रहे हैं, कोई बैंक अपने एक लोन को जो उसको मिल नहीं पा रहा है उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर इस तरीके से दिखा रहा है, विलफुल डिफॉल्टर की तरह दिखा रहा है, तो उसको उससे हियरिंग करनी पड़ेगी, मतलब पर्सनल हियरिंग होगी। जो कल मैंने आपको बताया था वो गलत हो गया थोड़ा कि मतलब उसको कोर्ट में आने का चांस मिलेगा, कोर्ट में आने का चांस नहीं मिलेगा। पर्सनल हियरिंग होगी, बैंक उसकी बात को, उसकी स्टोरी, मतलब उसका जो भी है रीजन कि क्यों वो डिफॉल्ट कर पा रहा है, क्योंकि वो क्यों वो रिपे नहीं कर पा रहा है, उसको सुनेगा बैंक, पर्सनल लेवल पे सुनेगा। बट कोर्ट की हियरिंग या ये सब नहीं होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है सारी चीज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके टेलीग्राम पे भी ग्रुप पे चैट डाउट पूछ सकते हैं। सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।